चलिए एक बार फिर से आप सभी का सचिन इकोनॉमिक्स अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की लेक्चर जो मैं बताने वाला हूँ लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का 2 लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, तो उन 2 लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। और इसके अलावा जो 3rd लेक्चर है उस लेक्चर में हम क्या आपको बताने वाले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2 लेक्चर में जो मैं आपको बताया हूँ, जिसमें मैंने आपको इकोनॉमी के बारे में बताया, इसके अलावा मैंने आपको जो बताया है वो व्हाट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी या जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उन सब चीजों को डिस्कस किया हूँ। तो जो आगे लेक्चर का है वो पीपीसी है, आईसी कर्व है, इन सब चीजों की बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पीपीसी, आईसी या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो भी आप पढ़ते हैं उन सब में ज्यादातर स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो फिगर को लेकर होती है कि सर ये नहीं समझ आता कि फिगर पीपीसी का कॉनकेव क्यों बनता है या आईसी का कॉन्वेक्स क्यों बनता है या डिमांड कर्व का लेफ्ट टू राइट सीधा क्यों बनता है। देखिए इन सब का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपका एमआरटी। क्या होता है? एमआरटी, और इसी को बोलते हैं हम लोग एमआरएस। दोनों का मतलब एक ही होता है। एमआरटी यानी मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या एमआरएस मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझिएगा क्यों ऐसा होता है। इन सबको क्लियर करने के लिए आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स की 90% प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से अलग अलग फिगर बनता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये फिगर डिसाइड हो जाता है। कैसे? यहां पे मैंने 2 टेबल बनाया है, 2 केस 1, केस 2, इसके अलावा एक केस और लूंगा, केस 3। इन्हीं तीनों केस में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए जब आप पीपीसी पढ़ते हो तो उसमें भी आपको 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, एक एक्स एक वाई। सेम जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, एक एक्स और एक वाई। सेम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पहले केस की बात कर लेते हैं। पहला केस क्या है? आपने देखा होगा कि x की एक यूनिट को हम बढ़ाते हैं तो y के कुछ यूनिट को हम क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें तो x के यूनिट को गेन करने के लिए y की यूनिट को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यही होता है। चलिए तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे मैंने अब आपको केवल और केवल इसी टेबल को प्लॉटिंग करना है। मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x की लाइन पर x की यूनिट को मैंने मेंशन कर दिया और y की लाइन पर y की यूनिट को मेंशन कर दिया। इसी तरह यहाँ पे केस 2 में x की लाइन पर हमने x की यूनिट को मेंशन कर दिया और y की लाइन पर y की यूनिट को मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि सर आप मुझे ये बताइए, टेबल में आप ऐसे ही छाप दिए जो मन के है, ऐसे अपने मन से जो होता है लिख दिया जाता है, क्या ऐसे ही होता है? नहीं भैया, अभी आपको सब बताऊंगा कैसे होता है। देखिए अब आपको ये फिगर क्या करना है, जैसे जैसे टेबल में दिया है उसी तरह इस डायग्राम में आपको प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए जब x की एक यूनिट यहां पे थी तो y की सेम, चलो ठीक है, मान लीजिए इसकी शुरुआत यहां से होती है। भाई y का कहां पे 1 आएगा? यहीं पे आएगा 1, तो यानी x का 1 y का 1 यहां से शुरुआत होती है। चलिए ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, जब x का 2 यूनिट हम लेते हैं तो y का 3 लेते हैं। कितना लेते हैं? y का तीसरा होता है। देखिए तो यानी x का 2 यूनिट, y का कितना आया? 3। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का 2 हो गया, y का 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ है, x का 2 यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा ये, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब x का 3 यूनिट तो y का कितना? 6, तो y का क्या होता है? 6, यानी x का हमने 3 लिया और y का हमने कितना लिया? 6 लिया, तो 6 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ आ गया। उसके बाद जब x का हमने 4 लिया तो y का कितना लिया? 10, x का हमने 4 लिया, y का 10 लिया, 10 यहाँ है और 4 यहाँ है, यानी ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद जब हमने x का 5, y का कितना? 15, y का 15 कहाँ आएगा? यहाँ इसके बीच में है, तो 15 यहाँ आएगा, y का 5 यहाँ है, तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया? यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने प्लॉटिंग कर दी, बस प्लॉटिंग करना आपको, कैसे प्लॉटिंग करना आपने सीख लिया। दूसरे केस में आ जाइए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब x का हमने 1 लिया था तो y का कितना? 1 था। चलो ठीक है, शुरुआत यहां से होती है। y का जब हमने यहाँ पे x का फिर हमने जब 2 किया तो y का कितना आ गया? 6 आ गया, तो 6 यहाँ है, 2 यहाँ, देखिए यहाँ है, चलिए 2 यहाँ है, यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक। x का 3, y का 10, 3 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो भैया यहाँ पे हम कर देते हैं, चलिए यहाँ पे हम
10 पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद जब x का 4 तो y का कितना था, x का 4 y का 13, तो 4 और 13 कहाँ है, यहाँ पे 12 और 14 के बीच में है, यानी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब 5 पे कितना आया, 5 पे 15 आया, 15 16 14 के बीच में हुआ, यानी यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे आएगा। अब देखिए इतना हमने करने के बाद अब आप एक बार प्लॉटिंग करिए। तो आप प्लॉटिंग करेंगे तो आप देखिए कुछ इस तरीके से फिगर बन रहा है। आप देखिए ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से फिगर बन रहा है, ये फिगर बन रहा है, ये आपने देखा फिगर कुछ इस तरीके से बना। और जब हम इसको प्लॉटिंग करेंगे तो यहां देखिए फिगर कुछ इस तरीके से बन रहा है, देखिए ये फिगर ऐसे बन रहा है। अब आपको इसमें क्या समझना है, आप देखेंगे इस ये जो फिगर का शेप है वो कॉन्वेक्स है, जबकि इसका क्या है, कॉनकेव है। क्या है ये कॉनकेव, और जबकि ये क्या है, ये कॉन्वेक्स। अब अगर मैं कहूं कि ऐसा क्यों हुआ कि ये कॉन्वेक्स बना और ये कॉनकेव बना, तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण है एमआरटी। एमआरटी क्या होता है ये समझिएगा। देखिए एमआरटी क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे y यूनिट चेक करिए, y यूनिट, और y यूनिट में जो जो यूनिट है हर यूनिट के बीच का, हर दो यूनिट के बीच का आप डिफरेंस निकालिए। कैसे निकालेंगे, देखिए आप 1 से 6 के बीच का डिफरेंस निकालिए, 6 से 10 के बीच का डिफरेंस निकालिए, 10 से 13 के बीच का डिफरेंस निकालिए, और 13 से 15 के बीच का डिफरेंस निकालिए। तो आप पाएंगे कि इन दोनों का डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 2 है। हो गया। उसी तरह इसमें देखिए यहाँ पे 16 जो y है आपका पहला केस वाला, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। इसमें देखिए पहला इसमें डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे 1 और 2 आता है, फिर इसका 3, इसका 4, इसका 5। आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए ये जो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, y की यूनिट तो इंक्रीज कर रही है 1 3 6, लेकिन किस रेट से इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही है। ध्यान से समझिएगा, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही है। यानी जब आपका एमआरटी, और इसी को बोलते हैं एमआरटी, क्या बोलते हैं एमआरटी, यानी एमआरटी बराबर या मास बराबर होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई का मतलब क्या होता है, डेल वाई का मतलब होता है चेंज इन यूनिट ऑफ वाई, या फिर जो हम वाई की यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपॉन एक्स की यूनिट को गेन कर रहे हैं। तो डेल वाई का मतलब चेंज इन यूनिट ऑफ वाई, और डेल एक्स का मतलब चेंज इन यूनिट ऑफ एक्स। तो वाई की यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपॉन एक्स की यूनिट को गेन कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइस अपॉन गेन, ये हो गया। तो आप ध्यान समझिएगा यहाँ पे जो ये गैपिंग आ रहा है, पहले केस में हमने देखा कि जो एमआरटी हो रही है वो क्या हो रही है, कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, यानी ये आपका हो जाएगा इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट। यानी जब आपका एमआरटी इंक्रीज करता हो इंक्रीजिंग रेट से, जब आपका एमआरटी इंक्रीज कर रहा हो इंक्रीजिंग रेट से, उस केस में आपका फिगर कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, क्योंकि रेट आपका इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये पूरी तरीके से ऊपर भागेगा। भाई रेस में 3 तरीके के लोग होते हैं, आप 3 बच्चों का रेस कराइए, एक बच्चा क्या करता है, एक बच्चा एक समान स्पीड से भागता है, तो जब समान स्पीड से भागेगा तो इसका मतलब वो एक सीधी रेखा में चलेगा, इसका मतलब वो लाइन बिल्कुल कांस्टेंट बनेगी। एक बच्चा क्या करता है, पहले तेजी से दौड़ता है, आगे तो भाग रहे हैं सभी तीनों लोग, ये क्लियर है कि सभी तीनों लोग आगे भाग रहे हैं, लेकिन पहला बच्चा जो है वो सीधे चल रहा था एक समान स्पीड से, उसकी स्पीड हर जगह इक्वल थी, यानी वो कांस्टेंट बनेगा, सीधी लाइन। जबकि दूसरा बच्चा जो था वो भाग तो वो भी रहा है, लेकिन पहले तेज स्पीड से भागा, बाद में उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी, यानी क्या हुआ, उसका एमआरटी डिक्रीज हो रहा है। भाई इंक्रीज तो बढ़ रहे हैं सब आगे, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। और जब कोई चीज डिक्रीजिंग रेट से होता है, यानी एमआरटी जब डिक्रीज करेगा, यानी हम यहां लिखेंगे डिक्रीजेज, डिक्रीजेज एट एक मिनट, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, यहां पे लिखेंगे इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब आपको क्लियर समझ में होगा कि अगर एमआरटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज रेट से, यानी घटती हुई दर से, तो उस केस में आपका जो शेप होगा वो कॉनकेव बनेगा। और पहले केस में अगर एमआरटी आपकी इंक्रीज कर रही है वो भी इंक्रीजिंग रेट से,
तो उस केस में आपका जो फिगर वो कॉन्वेक्स बनेगा। बात समझ आ गई। लेकिन अब अगर मैं तीसरा केस बनाऊं आपको, तो तीसरा केस का मतलब सीधे समझिएगा। देखिए अब यहाँ पे मैं केस थर्ड की बात करूं, अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं केस थर्ड, ठीक है, केस थर्ड। और केस थर्ड में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेंशन करूं 1 3, उसके बाद यहाँ पे 5 7 9, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्लॉटिंग अगर करें कुछ इस तरीके से आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 4 6 8 10, तो 1 पे 1 है। चलिए 2 पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो गया। 3 पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। 4 पे कितना हो जाएगा, 4 पे यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 5 पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखिए, मैं इसको यहाँ पे अगर मिलाऊं तो यहाँ पे देखिए लाइन बिल्कुल क्या बन रही है, सीधी बन रही है, ठीक है। ये सीधी बन रही है। सीधी क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एमआरटी है, जो इसमें चेंज की दर है वाई यूनिट में, वो देखिए 2 है 2 है 2 है 2 है, यानी कांस्टेंट रेट है। जो आपका एमआरटी का रेट है वो कांस्टेंट है, और जो एमआरटी का रेट कांस्टेंट होता है तो इस केस में हमेशा क्या होगा, वो लाइन हमेशा सीधी बनेगी। तो ये 3 केस आपके डिसाइड करते हैं कि कोई भी फिगर कॉनकेव कब बनेगा, कॉन्वेक्स कब बनेगा, और कांस्टेंट यानी अर्थात सीधी लाइन कब बनेगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब आगे मैं आपको पीपीसी का कर बताऊंगा, या फिर उसके बाद आईसी यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन सब टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।